मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग एकदम प्रॉमिस कीजिए कि आप एक एक क्वेश्चन बिल्कुल घोर के पी जाएंगे। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछले 10 साल से जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, बस वही क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, हर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मैं आपको 3 सेकंड का टाइम दूँ। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा आप हाल के साल, और लास्ट में जरूर बताइएगा कितने क्वेश्चन आपके सही हैं। और लास्ट में दोस्तों मैं आपके लिए एक टेस्ट भी लेकर आया हूँ, जिसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिए फर्स्ट वाला भाई अपना देखिए, और दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं आपको डेली बेसिस पर ऐसे ही वीडियो मिलती रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। चलिए फर्स्ट वाला दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने ए रहा। देखिए आप लोग, निम्नलिखित में से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में होती है। दोस्तों अगर हम कौन सी फसल की बात करें, इनमें से कौन सी फसल की खेती जो कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में होती है, तो ये खेती है। ये किसकी खेती है बताओ भाई। तो बच्चा ये धान की खेती, ऑप्शन में भी धान की खेती सबसे ज़्यादा होती है। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में आपकी धान की खेती भारत में होती है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन में देखो, विश्व में चीन की सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र कौन सा है। विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र आपका, जो कि बिल्कुल सही राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्राजील। देख सकते हैं पिक में चीनी, जो कि हमारे रोजमर्रा जीवन में प्रयोग होता है। सुबह सुबह उठ के ही हम चाय पीते हैं, तो दोस्तों ये आपकी चीनी सबसे ज़्यादा ब्राजील में होता है, चीनी। ठीक है, चलो शुगर। चलो भारत में आलू 16वीं शताब्दी में कहाँ से आया। दोस्तों जो भारत में आलू है वो 16वीं शताब्दी का आलू है, जो कि कहाँ पर से आया। दोस्तों भारत में सबसे पहले आलू आपका पुर्तगाल से आया था, पुर्तगाली लाए थे। ऑप्शन नंबर सी पुर्तगाल राइट आंसर हो जाएगा। आलू देख सकते हैं ये होते हैं आलू। चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र में प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक वन क्षेत्र कहाँ पर है। तो मिजोरम में आपके ऑप्शन के अनुसार है, ये आपका मिजोरम है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी मिजोरम राइट आंसर है। चलो अगला क्वेश्चन है, इंपीरियल बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी। जो इंपीरियल दोस्तों बैंक है, आखिर इसकी स्थापना कब की गई। तो दोस्तों इंपीरियल जो बैंक है इसकी ये इसका लोगो है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का दोस्तों लोगो है, जिसकी स्थापना बच्चा 1921 में की गई थी। 1920 में पारित हुआ था और 1921 में इसकी स्थापना की गई थी। अंडर द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया एक्ट आया था, जो कि 1920 में आया था, और 1921 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, 1921 में इसका स्लोगन था, मतलब ये लोगो है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका 1921 राइट आंसर हो जाएगा। चलो दोस्तों मैं आपको बार बार कहूँगा दोस्तों, एक टॉप 1000 हमने क्वेश्चन का ई बुक आप लोगों के लॉन्च किया है, उसको आप लोग जरूर लीजिएगा। बाकी हमने नीचे आप देख सकते हैं नंबर भी है, और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा। उसमें दोस्तों आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन डाले हैं, जीके के हैं उस PDF में, और साथ ही सारे क्वेश्चन इसी जैसे आप ये पिक्चर देख रहे हैं ना, इसी पिक्चर में आपके सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। पिक्चर दोस्तों हमें याद करने में आसानी होती है। सबसे अपडेटेड ई बुक है, जिसको आप ले सकते हैं, बहुत ही नाममात्र शुल्क आपसे लिया जाए, इसको आप ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी व्हाट्सएप पर भी आप संपर्क कर लीजिएगा, आपको लिंक भेज दी जाएगी। 10 रुपये पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। जो 10 रुपये का ये नोट होता है उस पर आगे किसके सिग्नेचर होते हैं। बच्चा 10 रुपया का नोट है। ठीक है दोस्तों, मैं जो कंटेंट में ये जो करा रहा हूँ वो आपको सब टॉप 1000 जो आपका ई बुक है उसी से मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो इसको ई बुक को आप जरूर ले लीजिएगा, चैप्टर वाइज ई बुक है। ठीक है, जिसमें 1000 क्वेश्चन है। चलो 10 रुपये का जो आपका नोट होता है, ये 10 रुपये का नोट है। ठीक है, और इस पर आके किसका सिग्नेचर होता है बच्चा, ये आप देख रहे होंगे। ये सिग्नेचर किसका है भाई, ये जो सिग्नेचर है ये किसका है, यहाँ पर उर्जित पटेल का सिग्नेचर है। उर्जित पटेल कौन है, गवर्नर है चूँकि भारत की। ठीक है, तो गवर्नर जो आपका बेसिकली भारतीय रिजर्व बैंक का जो गवर्नर होता है उसका सिग्नेचर होता है 10 रुपया के नोट पे। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय मौद्रिक नीति के बारे में निर्णय कौन लेता है। तो ये आपका RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारतीय मौद्रिक नीति के बारे में निर्णय लेता है। ठीक है, तो आपका ये RBI का ये हेडक्वार्टर है, देख सकते हैं RBI बैंक है, और ये स्लोगन है, ऐसा होता है RBI। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश में करेंसी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ पर है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश का जो करेंसी प्रिंटिंग प्रेस की फोटो हम लोग आप लोगों के लेकर आए हैं। ये आपका मध्य प्रदेश का करेंसी प्रिंटिंग प्रेस का फोटो है, जो कि आपका लिखा है बैंक नोट मुद्रालय, जो कि देवास में। दोस्तों देवास आपका MP में आता है। ये आपका एंट्री गेट है, यहाँ पर दोस्तों आपके नोट छपते हैं, है ना। करेंसी प्रिंटिंग यहाँ पर होती है देवास में, तो ऑप्शन नंबर देवास आपका राइट आंसर हो जाएगा। देवास MP में आपका आता है। ठीक है, चलो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देता है। जो उच्च न्यायालय का भैया न्यायाधीश होता है, जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है, ये त्यागपत्र अपना किसको देता है। तो भाई उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश होता है, जस्टिस होता है, वो अपना जो त्यागपत्र होता है बच्चा, वो राष्ट्रपति को देता है। ऑप्शन नंबर राष्ट्रपति आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो
उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण पर बहस कहाँ की जाती है। उच्च न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के बारे में जो आचरण, जैसे अगर सुप्रीम कोर्ट में जो जज होता है वो अपनी अगर पावर का मिसयूज करे या फिर कुछ भी ऐसा गलत स्टेप ले तो उसके आचरण पर दोस्तों बहस होती है। ये आपकी दोस्तों बहस इनमें से कहीं नहीं होती है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन है। ठीक है दोस्तों, ये पहली महिला हैं जो कि मुख्य न्यायाधीश के पद पर रह चुकी हैं। ये भारत में उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनने वाली प्रथम महिला है जिनका नाम है लीला सेठ। ठीक है, और राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लीला सेठ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका लीला सेठ जब आपका उस समय बेसिकली न्यायाधीश थी तब की फोटो, ये अभी की फोटो है लीला सेठ की। ठीक है भाई, चलो उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कुल कितने न्यायाधीशों का प्रावधान संविधान में है। तो दोस्तों उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम, फिर से सुनना, उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कुल कितने न्यायाधीशों का प्रावधान संविधान में, तो ये आपका बिल्कुल सही। चलो इसका कोई भी दोस्तों कोई सीमा नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी कोई संविधान में कोई भी प्रावधान नहीं है इसके रिलेटेड, तो ऑप्शन नंबर डी आपका कोई सीमा नहीं राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आपका, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है। जो राज्य की दोस्तों कार्यपालिका की जो शक्ति होती है वो आपकी राज्यपाल में के पास होती है। ऑप्शन में भी राज्यपाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में बताइए ये जो दो राज्यपाल आपके दो स्टेट के राज्यपाल है कौन कौन से स्टेट के राज्यपाल हैं। ठीक है, आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, गवर्नर। ठीक है, चलो राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है। राज्य सरकार का जो कार्यकारी अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, वो आपका राज्यपाल होता है। ऑप्शन नंबर बी राज्यपाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है। जो दोस्तों राज्यपाल होता है आखिर राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है, तो राज्यपाल दोस्तों राज्य में बेसिकली राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है। राष्ट्रपति राज्यपाल को नियुक्त करता है और ये बेसिकली राज्य में बेसिकली राज्यपाल राष्ट्रपति चुनता है, राष्ट्रपति चुनता है राज्यपाल को नियुक्त करता है और ये राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है राज्यपाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप कमेंट बॉक्स में बताइए ये तो हमारे अभी भूतपूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं और अब इस समय भाई ये आखिर जो राज्यपाल है किस स्टेट के राज्यपाल रह चुके हैं, ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, चलो उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। ये तो भाई यूपी के शेर है यार, इनका नाम बताओ। इनका नाम भाई मनोज सिन्हा जी है जो कि जम्मू कश्मीर के कौन है भाई, जम्मू कश्मीर के बच्चा उपराज्यपाल हैं। ठीक है, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल और जम्मू कश्मीर दूसरे नंबर के उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा जो कि यूपी के पूर्वांचल इलाके से बहुत ही बड़े नेता थे, आपके नेता हैं। अब तो क्या राज्यपाल बन गए हैं उपराज्यपाल, है ना। और जो कि इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति जी ने की थी। ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए को टिक कर लीजिए। चलो राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की न्यूनतम उम्र सीमा आपकी है, तो आपकी राज्यपाल की मिनिमम एज 35 साल होनी चाहिए तब जाके राज्यपाल कोई बन पाएगा स्टेट का। तो ऑप्शन नंबर सी 35 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो ये आप बताइएगा आखिर कौन से स्टेट की राज्यपाल हैं। चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं बिना देर किए हुए। 18 वाला क्वेश्चन आपका, राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है। तो राज्यपाल को दोस्तों पद की गोपनीयता की शपथ आपका बिल्कुल सही आंसर है। राइट आंसर आपका हो जाएगा राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बेसिकली राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं जो कि राज्य के उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है जो कि जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारी ल्यूसेंट जीके की टॉप 1000 चैप्टर वाइज प्रश्न की ई बुक नहीं ली है तो साथियों मैं आपको सजेस्ट करूंगा बड़े भाई की तरह कि दोस्तों इस ई बुक को आप ले लीजिए जो कि वन ऑफ द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए रहेगी। क्योंकि दोस्तों इसमें सारे क्वेश्चन चैप्टर वाइज हैं, बिल्कुल सिस्टमेटिक। जैसे क्लास में आपको कंटेंट फोटो के पिक्चर के फॉर्मेट में कराता हूँ वैसे ही दोस्तों इस ई बुक में सेम वही कंटेंट आपको मिलेगा, लेकिन दोस्तों इस ई बुक में आपको सारा कंटेंट चैप्टर वाइज मिलेगा। चैप्टर वाइज दोस्तों मतलब आपको बिल्कुल सिस्टमेटिकली रूप में मिलेगा। एंशिएंट, फिर मेडिवल, फिर मॉडर्न, मतलब आपको जैसे आपके टेक्स्ट बुक में रहता है वैसी कंटेंट और सारे सब में फोटो मिलेंगे। लगभग 1000 फोटो आपको इसमें सब में मिलेंगी।
ठीक है। 10% दोस्तों सबसे ज़्यादा रिपीट करने वाले प्रश्न आपको मिलेंगे जो आपके एग्जाम में बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, बस वही क्वेश्चन दोस्तों आपको मिलेंगे। तो जीके का मास्टर पीडीएफ आप लोग दोस्तों जरूर लीजिएगा, जो कि वन ऑफ द बेस्ट है। इस पर ऑफर चल रहा है जो कि मिनिमम शुल्क में आपको दी जा रही है। डिस्क्रिप्शन में दोस्तों मैं लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप इस ई बुक को डाउनलोड कर लीजिएगा। और बाकी दोस्तों ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, किसी प्रकार का डाउट हो ना, इस नंबर से भी आप संपर्क कर लेना, आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इस ई बुक को आप लोग जरूर परचेज कीजिए, क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी हुआ, रेलवे हुआ, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर जिसमें जीके आता हो, तो उन सब के लिए दोस्तों ई बुक बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि दोस्तों एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चन आपको इसी ई बुक से मिलेंगे। पिक्चर दोस्तों हमें चीज़ें हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए याद रहती है। जैसे मैं केरला का कोई आंसर रहेगा तो मैं प्रॉपर बिल्कुल अच्छे से मैंने मैप के माध्यम से समझाया, ताकि आपको दोस्तों एक साथ 5 क्वेश्चन तैयार हो जाए, है ना। मैप से दोस्तों हमें माइंड मैप से हमेशा चीज़ें याद रहती है, हम कभी नहीं भूलते हैं। तो इस ई बुक को आप लोग जरूर परचेज कीजिएगा। दोस्तों 19 वाला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। ठीक है, चलिए दोस्तों आप देख सकते हैं पिक में आपको दिख रही होगी जामा मस्जिद, जो कि बहुत ही शानदार मस्जिद है, जो कि दिल्ली में दोस्तों है। ये आपका जामा मस्जिद, मेट्रो स्टॉपेज जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन भी वहाँ पर आपको जामा मस्जिद दिख जाएगी। ठीक है, जो कि बहुत ही शानदार है। ठीक है, ये आपकी जामा मस्जिद है। इसका निर्माण भैया आखिर किसने करवाया था, जल्दी से अपना उत्तर बताइए। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, जामा मस्जिद का दोस्तों निर्माण करवाया था शाहजहां ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी शाहजहां इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, ताजमहल का निर्माण भी दोस्तों शाहजहां ने ही करवाया था, याद रखिएगा। दिल्ली स्थित लोटस टेम्पल किस धर्म से संबंधित है। दोस्तों दिल्ली में आपका एक लोटस टेम्पल है, आपने देखा होगा इस प्रकार का, लोटस के आकार का है, यानी कि आपका लोटस के आकार का है, यानी कमल के आकार का है। ठीक है, ये आखिर दोस्तों लोटस जो टेम्पल है किस धर्म से संबंधित है दोस्तों, ये बहाई, जो आपका ये बेसिकली बहाई धर्म से संबंधित है। ठीक है, चलिए बहाई फेट यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए मैं दोस्तों कंटेंट बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, वीडियो को फटाफट से लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, सूरज मैं आपके लिए ऐसी कंटेंट लाता रहूँ। ओके मेरे भाई, चलो और अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन लोग, फटाफट से देखो यार आप लोग। 21 वाला क्वेश्चन देखो, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई समस्या। चलो, कौन सी भाषा देव भाषा है दोस्तों, इनमें से कौन सी भाषा जो कि देव भाषा है दोस्तों, बताइए फटाफट से बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए संस्कृत आपकी देव भाषा में आती है, ऑप्शन नंबर सी संस्कृत आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखिए संस्कृत के कुछ शब्द हैं, जैसे मंडे है, मंडे को हम संस्कृत में सोमवार सर लिखते हैं, इस प्रकार से चीज़ें होती हैं। ठीक है, देख सकते हैं संस्कृत के अक्षर हैं। ठीक है, चलिए दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी। ठीक है, तो दिल्ली जो सल्तनत है इसकी दरबारी भाषा आखिर क्या थी, तो बताइए भाई। तो देखिए आप देख सकते हैं दोस्तों, ये भाषा कौन सी है बताओ। ये जो भाषा है साथियों, आप देख रहे होंगे फोटो में, जो भाषा साथियों ये आपकी जो भाषा है ना, फारसी भाषा है, ये फारसी भाषा भाई, है ना। तो दिल्ली जो दरबारी भाषा थी, ये सब दरबारी हैं, देख सकते हैं आप। और तो दिल्ली जो सल्तनत इसकी दरबारी भाषा आपकी फारसी थी, ऑप्शन नंबर बी फारसी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। जो आगरा नगर है साथियों, इसकी स्थापना आखिर किसके द्वारा की गई। ठीक है, तो ये आगरा नगर है और इसकी स्थापना साथियों किसके द्वारा की गई, तो ये आपकी सिकंदर लोदी ने की थी आगरा नगर की स्थापना। ठीक है, आगरा की नींव दोस्तों सिकंदर लोदी ने रखी थी। और ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सिकंदर लोदी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था। निम्नलिखित में से बच्चे वो दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान पोलो खेलते हुए हुई थी, घोड़े से गिरकर हो गई थी। तो साथियों वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, जो कि गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। इसने स्थापना जो गुलाम 1206 में इसने गुलाम वंश की स्थापना की थी। मोहम्मद गौरी का ये गुलाम था और 1206 से लेकर 1290 तक आपका गुलाम वंश चला था। तो ऑप्शन नंबर आपका ए को टिक कर लिए, ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, साथियों मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ, टॉप 1000 क्वेश्चन की जो हमारी ईओ को इसको आप जरूर लीजिएगा, जो कि बहुत ही शानदार है। उसमें सारे क्वेश्चन जैसे पिक्चर के फॉर्मेट में जैसे मैं करा रहा हूँ ना, उसमें आपको रखें, उसमें आपको याद करने में आसानी होती है, उसी से सारे क्वेश्चन लिए गए हैं उसी ई बुक से। तो आप उसको ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, वहाँ से ले लीजिएगा आप। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी। तो रजिया दोस्तों सुल्तान एक सीरियल बहुत ही फेमस आता है रजिया सुल्तान। ठीक है, किसकी बेटियाँ थी। तो रजिया सुल्तान साथियों आपकी इल्तुतमिश की बेटी थी, ऑप्शन नंबर इल्तुतमिश इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, मोहम्मद गौरी बजट प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था। जो मोहम्मद गौरी था, जो कि जीते हुए जो प्रदेश की देखभाल के लिए आके इनमें से किस
विश्वसनीय जनरल को ही छोड़कर मोहम्मद गौरी गया था। तो मोहम्मद गौरी साथियों ये आपका कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़कर गया था। ऑप्शन नंबर सी कुतुबुद्दीन ऐबक राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कि गुलाम वंश का संस्थापक था। 6 से लेकर 1290 तक आपका गुलाम वंश चला था, पहला वंश था आपका ये। भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है दोस्तों? देख सकते हैं बहुत ही शानदार बांध है जो कि हीराकुंड बांध है। ये भारत का सबसे लंबा बांध है, देख लीजिए आप। ठीक है, सबसे बड़ा बांध है हीराकुंड बांध। तो ऑप्शन नंबर सी को टिक कर लीजिए, आपका राइट आंसर है। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है दोस्तों? देख सकते हैं चिल्का झील जो कि बहुत ही खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है। जो कि खारे पानी की जो झील होती है उनको हम लैगून झील बोलते हैं, और जो समुद्र के बीचों बीच जो झील होती है वो लैगून झील होती है। ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील है चिल्का झील, जो कि दोस्तों उड़ीसा में स्थित है। देख लीजिए आप कितनी शानदार है। आप पुरी जाएंगे ना, जगन्नाथपुरी, वहीं इसके पास में आपकी स्थित है। ठीक है, तो बहुत ही शानदार है। तो उड़ीसा आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। चलिए, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? जो हीराकुंड बांध है भाई वो आपके कौन से राज्य में स्थित है दोस्तों? हीराकुंड बांध है जो कि जो कौन से राज्य में स्थित है दोस्तों? हीराकुंड बांध आपके यहाँ पर स्थित है। यहाँ पर भाई कौन सा है? तो दोस्तों ये यहाँ पर आपका उड़ीसा है। उड़ीसा में आपका हीराकुंड बांध स्थित है, ये वाला इलाका है। यहाँ पर आपका हीराकुंड बांध स्थित है। हीराकुंड बांध की मैं फोटो तो आपको दिखा ही चुका हूँ। बहुत ही बड़ा, भारत का सबसे बड़ा बांध है हीराकुंड बांध। ठीक है, जो कि आपका उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन नंबर उड़ीसा आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ये आपका पुरी स्थित है ना। चलिए, भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील निम्नलिखित में से कौन सी है? तो बच्चा मीठे जल की झील सबसे आपकी बड़ी है वो की बुलर झील है। देखिए बहुत ही शानदार है, देखिए नज़ारा यार। कभी आपकी जब शादी वगैरह हो तो अपनी मैडम के साथ जरूर जाइएगा। बहुत ही शानदार बुलर झील है। ठीक है, जहाँ पर बोटिंग वगैरह भी आप कर सकते हैं, यहाँ पर हाउस बोट वगैरह भी होती हैं। ठीक है, तो ये आपकी बुलर झील है। ऑप्शन नंबर ये बुलर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, शांति घाटी अवस्थित है। शांति घाटी देख लीजिए साथियों, हम ये आपकी शांति घाटी है। कितना शानदार है यार, आप खुद इमेजिन करो यार, आप जब बाइक चलाते हुए जाएंगे क्या मज़ा आएगा, है ना दोस्तों। शांति ये आपकी शांत घाटी है, ये आपकी कहाँ पर स्थित है? बहुत ही नज़ारा देखो, कितने हरियाली है। तो बच्चा ये शांत घाटी ये आपकी कहाँ स्थित है? जल्दी से बताइए यार। तो बच्चे शांत घाटी आपकी केरल में स्थित है। मुन्नार तरफ का ये व्यू है बेसिकली। बहुत ही शानदार घाटी है जो आपकी केरल में स्थित है। केरल है, बहुत ही शानदार जगह है। दक्षिण में आपका केरल आता है। यहाँ पर वेम्बनाड झील और भी काफ़ी बहुत सारी चीज़ें हैं। त्रिवेंद्रम है और यहाँ की राजधानी त्रिवेंद्रम, और ये आपकी शांत घाटी आपकी केरल में स्थित है। ठीक है, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? पुष्पा तो मूवी देखी होगी ना, पुष्पा में झुकेगा नहीं, ये तो मूवी देखी होगी आपने। तो पुष्पा फिल्म में दोस्तों लाल चंदन की बात हुई थी, लाल चंदन की बात हुई थी। तो चंदन की लकड़ी के लिए कौन सा प्रसिद्ध राज्य है? तो सबसे ज़्यादा आपकी चंदन की लकड़ी कर्नाटक में होती हैं। लाल चंदन हुई, और सारे चंदन की जितनी भी लकड़ी होती है सब आपकी कर्नाटक में होती है। तो ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। किसी प्रकार का डाउट हो ना, बाकायदा पूछिए, आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट बताइए और कैसा आपको सेशन लगा साथ में वो भी कमेंट करके आप लोग बच्चा बताइएगा। भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी आखिर कौन सी सब इंपॉर्टेंट मिट्टी? तो बच्चा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन नंबर सी जलोढ़ मिट्टी आपका राइट आंसर हो जाए। सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी है। देखिए आप इन राज्यों में गुजरात होते हुए, आपकी कच्छ मच्छ होते हुए, यहाँ इन राज्यों में आपका जलोढ़ मिट्टी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जलोढ़ आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में किस उद्योग में सर्वाधिक संख्या में महिलाएं कार्यरत हैं? तो दोस्तों आप एक फ़ोटो देख सकते हैं, बहुत ही शानदार है, और जिसमें महिलाएं, ये बेसिकली चाय के बागान, बच्चे ये चाय के बागान हैं। ठीक है, जिसमें महिलाएं सबसे ज़्यादा कार्यरत रहती हैं चाय के बागानों में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ये चाय उद्योग राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर महिलाएं सबसे ज़्यादा चाय के बागान में होती हैं। चाय के उद्योग में महिलाओं का सबसे ज़्यादा भागीदारी रहती है। और मध्य प्रदेश में पीथमपुर, मध्य प्रदेश में इंदौर के पास में पीथमपुर है, को किसके लिए माना जाता है? दोस्तों पीथमपुर को किसके लिए माना जाता है? तो आप देख सकते हैं ये बेसिकली ऑटोमोबाइल क्षेत्र है। तो ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्रीज आपकी यहाँ पर पीथमपुर में, मध्य प्रदेश में, तो ये आपका ऑटोमोबाइल क्षेत्र है यहाँ पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में पेट्रो रसायन उद्योग के लिए आदर्श दशाएं पाई जाती हैं? निम्नलिखित में किस राज्य में आके पेट्रो रसायन उद्योग के लिए आदर्श दशाएं पाई जाती हैं? तो आपकी देखिए भाई, ये बहुत ही शानदार इंडस्ट्री आप देख रहे होंगे यार, कितनी शानदार इंडस्ट्री है बच्चा। ये जो इंडस्ट्री गुजरात में है, ये पेट्रो रसायन उद्योग की इंडस्ट्री है, और जो कि आपकी बच्चा गुजरात में है। ऑप्शन नंबर ये दोस्तों गुजरात राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए टिस्को
समयंत्र किसके नज़दीक स्थित है, ठीक है। और टिस्को जो कि टाटा स्टील का प्लांट है, और टिस्को जो कि जमशेदपुर में है साथियों आपका, ठीक है। और ये आपका टाटानगर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी टाटानगर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये टाटा का प्लांट है टिस्को, ठीक है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी टाटानगर हो जाएगा। ये फोटो में देख सकते हैं, पूरा टिस्को का फोटो है। और ठीक है भाई, चलिए, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। दोस्तों, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, पूरा मैं मैप के माध्यम से आपको समझाऊंगा ताकि हमें हमेशा ज़िंदगी भर याद रहे आपको चीज़, ठीक है चीज़ें। तो अच्छे से, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय जलमार्ग आपका ये है NH7, ऑप्शन नंबर डी NH7 राइट आंसर हो जाएगा। और जो कि आपका बनारसी से कन्याकुमारी तक जाता है, बनारस से कन्याकुमारी तक जाता है, ये आपका बनारस है। और बनारस से लेकर ऐसे ऐसे होते हुए कन्याकुमारी तक ये जाता है, ठीक है। भारत का सबसे लास्ट वाला दक्षिण का पॉइंट है आपका कन्याकुमारी है, ठीक है। तो ये आपका बनारस से लेकर कन्याकुमारी तक का बेसिकली हाईवे है, ठीक है। ऐसे आपका जाता है। मैप आप देख लीजिएगा, ये आपकी अरेबियन सी है यहाँ पर, और ये आपके यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है। कन्याकुमारी साथियों अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशियन आपका तीनों मिलते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा शानदार समुद्र होता है, बहुत ही लहर तेज होती हैं, ठीक है। चलिए, 39 वाला क्वेश्चन है, ग्रैंड ट्रंक सड़क है। तो ग्रैंड ट्रंक सड़क दोस्तों ये कहाँ पर है। दोस्तों आप देख रहे होंगे, ग्रैंड ट्रंक जो सड़क है ये आपका बेसिकली पहले आपकी काबुल से होकर ये आपकी बेसिकली दोस्तों जाती थी कोलकाता तक के बीच जाती थी, कोलकाता तक जाती थी आपकी, यहाँ पर यहाँ तक जाती थी, सितवे तक जाती थी, ठीक है। और अब तो वो खैर वो आपकी जगहें काट गई हैं, और ये आपका सब बांग्लादेश वाला रीजन हो गया। अब आपको कोलकाता तक आपकी जाती है साथियों। ये आपकी दोस्तों, अब तो ये आपका अफगानिस्तान अलग कंट्री हो गया है। उस समय दोस्तों अफगानिस्तान आपका भारत का पार्ट हुआ करता था, ठीक है। तो आपकी दोस्तों अगर हम बात करें आपकी जो ग्रैंड ट्रंक सड़क है, ये आपकी यहाँ से जो आपकी जगह है अमृतसर से लेकर आपकी कोलकाता तक जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। और ये आपका बेसिकली अमृतसर एवं कलकत्ता के बीच की सड़क है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन नंबर सी होगा ना राइट आंसर आपका, सी वाला, सी को टिक कर लीजिए, डी वाला को टिक कर लीजिए, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। डी वाला देखिए राइट आंसर आपका अमृतसर एवं कलकत्ता के बीच की सड़क है। अब तो अमृतसर के बाद आपका लाहौर वाला एरिया लग जाता है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो अमृतसर से होकर कोलकाता के जाती है, देख सकते हैं आप, ठीक है भाई। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई समस्या। देखो, किस राष्ट्रीय राजमार्ग को शेरशाह सूरी राजमार्ग भी कहते हैं, ठीक है। शेरशाह सूरी ने बनवाया था, जो कि आपका कलकत्ता से लेकर अमृतसर से लेकर कलकत्ता तक जाता है, और इसको शेरशाह सूरी ने बनवाया था ग्रैंड ट्रंक सड़क को, ठीक है। NH1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी NH1, ठीक है भाई। ओके, तो आपका देख सकते हैं आप। और शेरशाह ने जो सूरी साम्राज्य की नींव आपकी 1540 और 1545 तक राज किया था। जो दोस्तों ये 65 साल की उम्र में हिंदुस्तान का शहंशाह बना था शेरशाह सूरी, ठीक है। और इसने दोस्तों आपका नया सैन्य प्रशासन बनाने के लिए इसने बहुत ही मतलब बहादुर शासक था शेरशाह सूरी। इसका मकबरा सासाराम बिहार में है, और ठीक है, इसने मतलब ग्रैंड ट्रंक सड़क की नींव इसी ने रखी थी, शेरशाह सूरी ने। और ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका NH1 राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों सेशन कैसा लगा कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, इस वीडियो को एक व्हाट्सएप ग्रुप पर जरूर शेयर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, सो दैट फ्यूचर में आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो सके।